Now, what are the oxidation states of phosphorus in the following? ये जो कंपाउंड्स हैं 5, ठीक है, इन कंपाउंड्स में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने हैं फॉस्फोरस के. ओके, तो फर्स्ट है H3PO4, सॉरी H3PO3, ठीक है. अब इसमें मुझे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है स्टेट है वो हम लिख देंगे. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ठीक है. और ये 3 मतलब कि 3 हाइड्रोजन हैं ऐसे जिनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं. नाउ X हमने लिया है फॉस्फोरस का, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ऐसे ऑक्सीजन 3 है जिनके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो 3 इंटू -2 = 0. अब ये 3 इंटू +1 मतलब 3 हो जाएगा. 3 + x और -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6 = 0. ओके, अब x - 6 अगर हम लिखते हैं x - 6, तो यहाँ पे = में -3 जाएगा क्योंकि ये जो 3 है वो = के सामने जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है. तो x - 3 6 = -3, ठीक है. अब x = क्या हो जाएगा? +6 - 3, ठीक है. और जब 6 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? +3. तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3. ओके, तो इस तरीके से हमने सारे कंपाउंड्स का फाइंड किया है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है PCl3. PCl3 में हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. तो फॉस्फोरस को हमने X लिखा हुआ है, और क्लोरीन का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऐसे 3 क्लोरीन है जिनके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो X इंटू -3 तो = 0, तो क्या हो जाएगा? X = +3. तो यहाँ पे भी जो फॉस्फोरस है उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. नाउ नेक्स्ट है Ca3P2. ओके, अब यहाँ पे जो कैल्शियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, और हमें फॉस्फोरस का तो फाइंड करना है. अब ऐसे कैल्शियम 3 है जिनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो 3 इंटू +2 प्लस फॉस्फोरस का हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो फॉस्फोरस का तो हमने X लिख दिया है, लेकिन ऐसे फॉस्फोरस कितने हैं? 2 फॉस्फोरस है. 2 फॉस्फोरस हैं तो 2x, ठीक है. तो 6 + 2x = 0. ओके, अब 2x = कितना हो जाएगा? -6 = में आएगा. तो अब ये -6 यहाँ पे ये जो x है ये मल्टीप्लाई में है, तो x = कितना हो जाता है? 6 / 2. तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3. तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इस एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3. नाउ नेक्स्ट इज Na3PO4. Na3PO4 में फॉस्फोरस का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. अब यहाँ पे जो सोडियम है इस सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. फॉस्फोरस का हमें फाइंड करना है तो इसको हमने X कंसिडर किया. ऑक्सीजन का है -2. यहाँ पे भी हमने देखा कि इस ऑक्सीजन का -2 था, ठीक है. तो ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट -2 ही होता है. तो अब हमने सबका लिख दिया है. यहाँ पे +3 जो +1 है ऐसे 3 सोडियम है जिनके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस का X, और ऐसे 4 ऑक्सीजन हैं जिनके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है = 0. अब इसको हमने कैलकुलेट किया है किस तरीके से? तो ये +3 x +3 माइनस कितना? 4 इंटू 2 8 = 8. अब ये सब = के सामने जाएंगे तो इनका ऑपोजिट साइन हो जाएगा. जैसे -8 है तो +8 हो जाएगा, और +3 है तो -5 हो जाएगा. तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो x = कितना आएगा? 5.
तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 5, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस फॉस्फोरस का। नाउ लास्ट वन इज POF3। POF3 में हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो फॉस्फोरस को हमने कंसिडर किया X, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही, तो -2 ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इंटू 1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो इंटू -1, और कितने हैं ऐसे फ्लोरीन, 3, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो x -2 -3 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो x -5 इज इक्वल टू 0। जब ये 5 इधर आएगा इज इक्वल टू के सामने, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ओके, तो इस तरीके से हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे। With what neutral molecule is ClO- is isoelectronic? मतलब क्या पूछा है कि आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स बताना है जिसका ClO- क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। अब ये ClO है माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 26 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्जेस का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो प्लस, तो टोटल इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो जाएंगे, जैसे OF2 है, तो ये इसके अंदर भी 26 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। फिर ClF जो हमने लिया है, ठीक है, तो इसमें भी क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 26। ओके, अब तो ये ClF जो है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब पूछा है कि ये लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा, ये जो कंपाउंड्स हैं, जो OF2 है और ClF है, ये लेविस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स कर सकता है। कौन, ClF ऑफकोर्स कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरीन के पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल क्या करेगा, इनके पास से जो इसमें फ्लोरीन होगा वो फ्लोरीन से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ClF3 का कंपाउंड बना देगा, जिसकी वजह से ये लेविस बेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इजीली डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ आर xenon ऑक्साइड एंड xenon ऑक्साफ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। किस तरीके से इन कंपाउंड को हम प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट है xenon ऑक्साइड को हमें प्रिपेयर करना है। xenon ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, जो xenon फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, इसको हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो xenon कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, वो रिमूव होता है, और यहाँ पे जो हमें कंपाउंड चाहिए वो कंपाउंड हम कलेक्ट करते हैं, जो है xenon ऑक्साइड। तो इस तरीके से xenon ऑक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है। सिंपल क्या है कि xenon फ्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस कराई जाती है और उसी रिएक्शन से उसमें ऑक्सीजन जॉइंट हो जाता है, जिससे xenon ऑक्साइड का कंपाउंड ऑब्टेन होता है। ओके, तो देखो इसमें भी उसी तरीके का है, xenon फ्लोराइड को रिएक्ट करवाया वाटर से, ये मिल गया xenon ऑक्साइड, ठीक है। कंपाउंड प्रिपेयर करना है XeOF4। अब ये XeOF4 को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, जो xenon फ्लोराइड था, सेम रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है, प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इस कंपाउंड का, xenon हेक्साफ्लोराइड का, तो हमें xenon ऑक्सीजन फ्लोराइड ऑब्टेन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट ऑफ ईच सेट। इसके ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो फर्स्ट है जिसको अरेंज करना है हमें, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ पे उसको हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किस ऑर्डर से हम अरेंज करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो पहले इसमें रीज़न क्या होगा कि किस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कम होगी। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन में से हम नीचे आए क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जब हम अप टू डाउन आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज भी इंक्रीज होती है। फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन से कम होता है। अब इसका रीज़न क्या है कि और उससे भी कम होता है ब्रोमीन का। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा एलिमेंट है ना। फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है इसके ग्रुप में, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होती है, तो सबसे छोटा ये होगा। तब उसके बाद नीचे जाने पे इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये छोटा है और इसके पास लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। जब फ्लोरीन का एक बॉन्ड बनता है ना, तो सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको इसके पास लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर रिपल करते हैं एक दूसरे से। तो ये रिपल्सन की वजह से इसका ये जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, एज मच दे आर क्लोजर टू द क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्योंकि क्लोरीन का भी रिपल्सन होता है, लेकिन क्लोरीन में डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसके बॉन्ड बड़े होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिपल्सन जो होता है वो रिपल्सन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लोरीन में, उससे कम ब्रोमीन में, और उससे कम फ्लोरीन में, और सबसे कम है आयोडीन में। तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सबसे कम किस में है? आयोडीन में, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस तरफ हम जब जाएंगे, मान लो देखो अप टू डाउन जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन से ब्रोमीन फिर आयोडीन। ठीक है, तो अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें डिनोट करनी है। तो ये सारे जब एसिडिक स्ट्रेंथ बनाए हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। अब इनमें से बॉन्ड किसकी इजीली ब्रेक होगी, कौन सबसे पहले H+ रिमूव करेगा, वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड जो एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो डिक्रीज होगा फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, जैसे HF है, ठीक है, फिर HCl है, HBr है और HI। ठीक है, अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज इसकी क्या हो रही है, इनकी इंक्रीज हो रही है। तो साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। Thus the acidic strength of जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे कम किस में होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, और सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। ये एसिडिक स्ट्रेंथ, वीक एसिडिक स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ये कि ऑल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू विच रिलीज H+ बिकम्स डिफ़िकल्ट। जो हाइड्रोजन HF है इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, जैसे देखो एक फ्लोरीन मोलिक्यूल है और दूसरा फ्लोरीन मोलिक्यूल है, ऐसे ही दूसरे हैं, तो ठीक है, तो ये फ्लोरीन और इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें से H+ रिलीज़ होना डिफ़िकल्ट होता है। अब ये H+ रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये एसिड जैसे होंगे ही नहीं, ठीक है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से डिक्रीज़ हो जाती है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज़ अमोनिया, फॉस्फीन, एसिनाइन, बिस्मिथाइन, ठीक है, तो ये अमोनिया के बेसिक कंपाउंड हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, तो सॉल्यूशन के बेस के स्ट्रेंथ को हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है हमारा अमोनिया NH3, फिर फॉस्फीन PH3, एस्टिनिन SH3, एंटीमनी SbH3 और बिस्मिथाइन BiH3। अब ये कंपाउंड है, तो डाउन द ग्रुप आने पे जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, इनके डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ इंक्रीज़ होती है। अब जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती है इसी पे डिपेंड करता है इनका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, तो ये लेविस बेस की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज, एटम की साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीज, सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वो मैंने बताया था कैसे डिक्रीज होती है। देखो ये जो है छोटा एटम है नाइट्रोजन, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं वो इतने ही एरिया में है, लेकिन जो बिस्मिथ है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बड़ा एटम है, तो जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो बटे हुए हैं वो इतने बड़े एरिया में बटे हैं। तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, नाइट्रोजन में भीड़ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन में ज़्यादा होगा और बिस्मिथाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देंगे, लेकिन जो बिस्मिथ वाले कंपाउंड हैं बिस्मिथाइन, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा, मतलब लेस हो जाएगा अप टू डाउन जाने पे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया इस कंपाउंड में, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे ये लेस बेसिक हो जाएंगे, ओके। तो इनमें से जो नियॉन फ्लोराइड का कंपाउंड है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बारे में तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अब ऐसा क्यों है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, नियॉन की जो फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा है। किससे? जेनॉन कंपाउंड से। हमने जेनॉन का कंपाउंड किसके लिए देखा है, क्योंकि जेनॉन का कंपाउंड और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, जेनॉन से जेनॉन आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बने थे। लेकिन जो फ्लोरीन का कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज करने पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा इजीली, लेकिन ये जेनॉन भी हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के सिमिलर है, बट जो नियॉन है वो नियॉन से ऑक्सीडाइज नहीं होता, नियॉन से N2+ में ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इजीली नहीं होता है, जिसकी वजह से हमने इसके कंपाउंड्स कोई नहीं देखे, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द फार्मूला एंड डिस्क्राइब द structure of noble gases species which is isostructural with ICl4, IBr2 and IBrO3-। तो ये जो कंपाउंड्स दिए हैं यहाँ पे 3, ठीक है, तो इन कंपाउंड्स के क्या करने हैं, हमें स्ट्रक्चरल और फॉर्मूला डिस्क्राइब करने हैं, उनके साथ साथ इनके जो आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड होंगे वो हमें बताना है कि जैसे ये ICl4 है तो इसका आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड कौन सा होगा, ओके। इन ICl4 सेंट्रल एटम I हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आयोडीन है इसके में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड 1
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एक इसके पास नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से, तो 4 आउट ऑफ दिस 8 इलेक्ट्रॉन आर यूटिलाइज इन फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड। 4 तो सिंगल बॉन्ड बना लेता है ये, ठीक है, क्लोरीन के साथ। ये इसने जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 4 तो इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। 4 इज़ रिमेनिंग, 4 रिमेनिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो आयोडीन के अंदर 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना। तो 4 बॉन्ड तो इसने बना लिए क्लोरीन एटम के साथ। अब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, 2 ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। इट इज़ अरेंज इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसने ये जो अरेंज हुआ है वो कौन से स्ट्रक्चर में है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ICl4 हैज 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इन नोबल गैस स्पीसीज हैविंग 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज जेनॉन कंपाउंड, जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड के भी ये 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो उसके भी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ICl4 के भी 36 इलेक्ट्रॉन्स है। जेनॉन फ्लोराइड इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, तो ये इसका आइसो स्ट्रक्चर हुआ जेनिन ICl4 का ZeF4, ठीक है, ये इसका आइसो स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज IBr2 माइनस। अब IBr2 माइनस में सेंट्रल एटम है इसमें आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, 7 तो इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जो माइनस चार्ज है उसका, ठीक है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड कर लिया है जो IBr2 है, तो इसमें ये जो 2 बॉन्ड हैं वो बन जाते हैं, इसके बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो 2 Br2 हो गया। नाउ 6 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्टिट्यूट 3 लोन पेयर। जो 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वो होते हैं इसके लोन पेयर। अब इसको अरेंज किया जाता है लीनियर स्ट्रक्चर में। लीनियर, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है लीनियर। इस तरीके के स्ट्रक्चर और ऐसे स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो IBr कंपाउंड है इसमें टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ नोबल गैसेस स्पीसीज हैविंग 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज XeF2। नोबल गैसेस वाली स्पीसीज है जिनके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हो वो है XeF2। जेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 × 2 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी लीनियर होता है जेनॉन कंपाउंड, और ये भी लीनियर होता है, ये इसका आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड हुआ। नाउ नेक्स्ट इज IBrO3 माइनस। अब IBrO3 माइनस में जो Br है वो है सेंट्रल एटम, ठीक है, जो Br है ये सेंट्रल एटम है। यहाँ पे इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, जो Br है, Br में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल वाले, और Br में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और एक इस पे जो माइनस चार्ज है वो। आउट ऑफ दिस इट शेयर 4 विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग। 4 ऑक्सीजन के साथ, इसके जो 3 जो ऑक्सीजन्स हैं BrO3 के, तो वो 3 ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसने किस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। नाउ आउट ऑफ रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू द 3rd ऑक्सीजन एटम विच अकाउंट्स फॉर इट्स नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बच गया है तो वो इसमें रेजोनेंस होते रहते हैं। द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 लोन पेयर, और जो बच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो आ जाते हैं इसमें लोन पेयर में। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, किस लिए,
रिपल्सन को कम करने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ IbRO3 माइनस इज आयन इज मस्ट बी पिरामिडल। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल की तरह है। किस तरीके से? जिस तरीके से अमोनिया का होता है। अमोनिया का हमने तो काफ़ी बार देखा है कि इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है, तो इसका भी उसी तरह से है पिरामिडल। लेकिन वहाँ जेनॉन है सेंट्रल एटम, और सॉरी यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ब्रोमीन है और ऑक्सीजन उससे जॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज क्या है? तो जो Br3 माइनस है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। अब हमें ऐसा इसका आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड चाहिए जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो ऐसा कंपाउंड है जेनॉन ऑक्साइड का। इस जेनॉन ऑक्साइड में इसके 36 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, ठीक है, सॉरी 26 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, तो वो यहाँ से, तो ये इसके एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं। नाउ नेक्स्ट द यूज ऑफ नियॉन एंड आर्गोन गैसेस। नियॉन और आर्गन गैसेस की हमें यूज़ बताने हैं। तो नियॉन यूज़ होता है डिस्चार्ज ट्यूब्स में और फ्लोरोसेंट बल्ब्स में। किसके लिए? फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले पर्पज़ में। तो डिस्चार्ज ट्यूब्स में यूज़ होते हैं। और फ्लोरोसेंट बल्ब जैसे कि हमने कहीं पे वो लाइटनिंग वाले देखे होते हैं ना, कि दुकानों पे लिखे होते हैं ओपन, तो वो लाइट में चमक रहा होता है ओपन या फिर क्लोज, किसी जगह का नाम वो लाइटनिंग में लिखा होता है, तो उसके अंदर फ्लोरोसेंट बल्ब यूज होते हैं। और वो फ्लोरोसेंट बल्ब किसके होते हैं? तो नियॉन के। नाउ ग्लो ऑफ डिफरेंट कलर नियॉन साइन कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग नियॉन एंड अदर गैसेस। तो वो ग्लो करे जिसकी वजह से इसमें दूसरे गैस और नियॉन का यूज होता है। नियॉन बल्ब एंड यूज्ड इन बायोनॉटिकल गार्डन इन ग्रीन हाउसेज। बायोनॉटिकल गार्डन्स में भी जो ग्रीन हाउसेज होते हैं उन ग्रीन हाउसेज में इनका बल्ब्स, इनके नियॉन के बल्ब्स यूज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्गोन। अब आर्गोन का क्या यूज़ है? तो आर्गोन इज मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स, एलिमेंट्स, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्ट ना करे, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के रखे, जिसकी वजह से इसका आर्गोन का यूज़ होता है ना। मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनका यूज़ होता है, सच एज आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग्स में। और किसके वेल्डिंग्स? मेटल्स के और एलॉयज़ के, जो वेल्डिंग करते हैं एक दूसरे को जॉइंट करने के लिए, उसमें। फिर लेबोरेटरीज में इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस विच आर एयर सेंसिटिव। तो ऐसे कंपाउंड पे इसका यूज़ होता है। लेबोरेटरीज में इसके यूज़ होते हैं जहाँ पे जो सब्सटेंस है वो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं, जो एयर सेंसिटिव होते हैं, मतलब एयर से इजीली रिएक्ट कर जाए, तो वो ना रिएक्ट करे, इसके लिए इनर्ट रखा जाए उनको। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है आर्गोन का। नेक्स्ट यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग इनकैंडेसेंट एंड फ्लोरोसेंट लैम्प। इनकैंडेंस लैम्प और फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए भी यूज़ होता है, उसमें ये गैस को फिल की जाती है। वेयर इट्स प्रेजेंट रिटार्ड्स द सब्लिमेशन ऑफ फिलामेंट। जो बल्ब होता है हमारा, उस बल्ब के अंदर हमने देखा है, ठीक है, एक मिनट, जो बल्ब है उसके अंदर फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, तो उसके अंदर इसकी गैसेस होती हैं, ठीक है, और जिसको सब्लिमेशन इसको रिएक्ट होने से रोकती है। एंड thus इंक्रीज द लाइफ ऑफ द लैम्प, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो लंबे समय तक चलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन नियॉन साइंस। नियॉन साइंस के भी यूज़ होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग लाइटिंग ऑफ द डिफरेंट कलर। जो मार्क्स होते हैं, जो मैंने दिखाया बताया कि एडवर्टाइजिंग के लिए नियॉन का होता है, उसी तरह आर्गोन के भी एडवर्टाइजिंग में इसका यूज़ होते हैं। ओके।